गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम कभी भी हो दोस्तों, आपको तो अपनी तैयारी करनी है, इसलिए हमेशा अपने एग्ज़ाम्स को थोड़ा थोड़ा ज़रूर कंटिन्यू करते रहिए अपनी तैयारी को। और जो आज हम पेपर करने वाले हैं दोस्तों, ये हरियाणा के पुराने पेपर हैं, एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो फरवरी 2020 में करवाए गए थे और जिनके अंदर कुछ ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस को छोड़कर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इन वाले क्वेश्चंस में फ्रेंड्स कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वालिफ़िकेशन थी वो बीकॉम रखी गई थी, कुछ एमकॉम के थे, कुछ बीटेक लेवल के थे, कुछ आईटीआई ट्रेड के थे। तो जो ट्रेड स्पेसिफिक या सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनको छोड़कर बाकी हम सब सब्जेक्ट्स को कवर करते चलेंगे। आइए करते हैं कुछ स्टार्ट। दोस्तों, आज जो हम पेपर करने वाले हैं उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था 11/2019, कैटेगरी नंबर 14, अपर डिविजनल क्लर्क जो फील्ड कैडर के मांगे गए थे और जो दक्षिण हरियाणा और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के जो कर्मचारी लिए गए थे। और इवनिंग सेशन में ये एग्ज़ाम हुआ था और फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम हुआ था 24 फरवरी 2020 को। तो आइए करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्टिंग में दोस्तों हिंदी के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। दोस्तों, पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं और शब्द दिया गया है वो है उपाय। इसके अलग अंदर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सोचना, ऑप्शन बी बाग, ऑप्शन सी तरीका, ऑप्शन डी बगीचा। तो दोस्तों, उपाय का जो सही पर्यायवाची है वो होता है ऑप्शन सी तरीका, क्योंकि ना ही तो उपाय का पर्यायवाची सोचना हो सकता है, ना बाग हो सकता है और ना ही बगीचा हो सकता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तरीका। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया गया है कड़वा शब्द, कड़वे का हमसे विलोम पूछा गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए मधु, मधु का मतलब भी क्या होता है मीठा। ऑप्शन बी पर दिया गया मीठा, ऑप्शन सी पर दिया गया है मुलायम और ऑप्शन डी पर दिया गया है दोस्तों उतार। तो हमें कड़वे का जो विलोम बताना था तो वो है मीठा, ऑप्शन बी। कड़वे का उल्टा क्या होता है मीठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डींग मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों, डींग मारना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन ए पर दिया गया पछताना, ऑप्शन बी सेखी मारना, ऑप्शन सी तेजी से भागना या तेज भागना और ऑप्शन डी है ईर्ष्या करना। तो दोस्तों, ये हमारी बहुत ही कॉमन लैंग्वेज का हिस्सा है। जब कोई ज़्यादा फेंक रहा होता है तो हम कहते हैं कि ज़्यादा डींग मत मारो। डींग मारने का जो अर्थ होता है मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना या सेखी मारना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, सलाइयाँ शब्द का सही एक वचन चुनिए। सलाइयाँ दिया गया है और बहुवचन में दिया गया है और हमसे एक वचन पूछा गया है। ऑप्शन ए पर दिया गया है सली, ऑप्शन बी सलई, ऑप्शन सी सलाई और ऑप्शन डी सली। तो दोस्तों, सलाइयाँ का जो एक वचन होगा वो होगा ऑप्शन सी सलाई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, छुट्टी शब्द का बहुवचन चुनिए। ऑप्शन ए दिया गया छुट्टियाँ, जिसके अंदर बड़े ऊ की मात्रा दी गई है। ऑप्शन बी पर छुट्टियाँ, जिसके अंदर ये भी सही नहीं लिखा गया है। ऑप्शन सी छुट्टियाँ, ये भी सही नहीं लिखा गया। दोस्तों, जो ऑप्शन डी है छुट्टियाँ जो है वो छुट्टी का सही बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड इंग्लिश का दिया गया है, खालिस्तान देकर पूछा गया है, इज द सिनोनियम ऑफ वर्ड रिपल। दोस्तों, हरियाणा वालों की सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है, उनको इंग्लिश से बहुत डर लगता है। बट फ्रेंड्स, इंग्लिश इतनी भी मुश्किल नहीं होती। अब थोड़ी सी डेली लाइफ के अंदर अपनी प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत आसान हो जाएगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है रिपल,
रिपल RIPPLE। और इस रिपल का अर्थ होता है फ्रेंड्स लहर। जो समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं उनको कहा जाता है रिपल। तो दोस्तों इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है टीयर अपार्ट मतलब फाड़ के दूर कर देना। दूसरा ऑप्शन दिया गया बी ऑप्शन ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब एक एक बूंद जिसको बोला जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। तीसरा है वेव और चौथा है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब तोड़ देना या नीचे गिरा देना तोड़ के। और वेव जो होता है उसका अर्थ भी होता है फ्रेंड्स लहर या तरंग। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, सिनोनियम वर्ड ही हमसे पूछा गया है रिपल का। रिपल भी होता है लहर। और ऑप्शन सी पर जो हमें वेव दिया गया है उसका अर्थ भी है लहर या तरंग। तो जो सिनोनियम है रिपल का वो है ऑप्शन सी वेव। नेक्स्ट हमें एंटोनियम पूछा गया है फ्रेंड्स, अर्थात विपरीतार्थक पूछा गया है। और वर्ड दिया गया है प्रीसिपेशन, PRECIPITATION। प्रीसिपेशन वर्ड का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वर्षा या आसमान से गिरता हुआ पानी या फिर बारिश। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको उन वर्ड का मीनिंग ना आता हो तो उसके अंदर थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करके भी आप आ सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा ही है। ऑप्शन ए है ड्राइनेस, ऑप्शन बी दिया गया है रेन वाटर स्टोरेज, ऑप्शन सी वाटर ड्रेनेज एंड ऑप्शन डी दिया गया है स्प्रेइंग ऑफ वाटर। तो दोस्तों इसके अंदर आई थिंक जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो, देखो ऑप्शन बी पर भी वाटर से रिलेटेड है, ऑप्शन सी भी वाटर से रिलेटेड है और ऑप्शन डी भी वाटर से रिलेटेड है, लेकिन ऑप्शन ए क्या दिया गया है ड्राइनेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यही होगा, ड्राइनेस होता है सूखा और प्रीसिपेशन का अर्थ होता है बारिश अथवा गिरता हुआ पानी। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है फ्रेंड्स मीनिंग ऑफ एडियम अर्थात मुहावरा पूछा गया है। और मुहावरा है फ्रेंड्स टू टच बेस अर्थात आधार को छू लेना, मतलब किसी चीज़ की तलहटी को छू लेना या आधार को छू लेना। इसके अंदर ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स गो बैक टू द ओरिजिनल प्लेस अर्थात जहाँ से आया वहीं वापस चले जाना। ऑप्शन बी पर दिया गया है एनालाइज द प्रॉब्लम एंड फाइंड द रूट कॉज अर्थात किसी जो प्रॉब्लम है उसका विश्लेषण करना और उसकी जो प्रॉब्लम की जड़ है उसका पता लगाना। ऑप्शन सी दिया गया है स्टार्ट फ्रॉम द बेसिस अर्थात बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना। और ऑप्शन डी दिया गया है रिन्यू कॉन्टैक्ट विद समवन और समथिंग अर्थात जिससे आपके कुछ रिश्ते बिगड़े हुए हैं, कोई भी है जो जिससे आपकी जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं उससे अपने रिश्तों की दोबारा से शुरुआत करना। और यही इसका राइट आंसर है दोस्तों, टू टच बेस अर्थात रिन्यू कॉन्टैक्ट विद समवन और समथिंग। दोस्तों जो ये मैं आंसर बता रही हूँ ये HSSC के वो आंसर है जो उन्होंने फाइनल आंसर की में माने हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड ग्रामेटिकली मिस्टेक पूछी गई है और सेंटेंस दिया गया हमें अब्दुल इज स्टडिंग फॉर 2 hours। तो दोस्तों जिस बच्चे ने थोड़े से भी टेंस पढ़ रखे हैं उसको पता होता है कि जहाँ हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, एक तो हमसे कहा जाए कि पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है, एक हमसे कहा जाए कि वो 2 बजे से पढ़ रहा है, अर्थात जहाँ पर टाइम की बात होती है वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी सिर्फ अकेला है ऐसा जहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल दिया गया है जो या फिर जो वर्डिंग है वो दी गई है। तो दोस्तों इसके अंदर इज स्टडिंग नहीं करके ये आएगा अब्दुल हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ये कौन सा टेंस बना हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जहाँ पर हमें हैज़ बीन स्टडिंग, जहाँ पर भी टाइम की बात आ जाए फ्रेंड्स, चाहे वो स्पेसिफिक टाइम दिया गया हो या फिर जैसे इसमें दिया गया है स्पेसिफिक ना देकर वैसे टाइम की बात की गई हो, तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके अंदर वर्ब की फॉर्म पूछी गई है और जो हमें सेंटेंस दिया गया है वो है द क्रिमिनल खालिस्तान स्ट्राइक ए हार्ड ब्लो ऑन रिचार्ड हेड। तो दोस्तों यहाँ पर पास्ट की बात की गई है।
तो दोस्तों पास्ट के अंदर कौन सा टेंस लगेगा? यस फ्रेंड्स, पास्ट के अंदर कौन सा टेंस लगेगा? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस के अंदर जो फॉर्म होती है वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, वो होगा द क्रिमिनल स्ट्रक ए हार्ड ब्लो ऑन रिचार्ड हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारे जो नॉर्मल जीके के क्वेश्चन आ गए। किंग विक्रमादित्य बिलोंग्ड टू द खालिस्तान डायनेस्टी। तो दोस्तों डायनेस्टी का जो अर्थ होता है वो होता है राजवंश, अर्थात हमसे पूछा गया है राजा विक्रमादित्य किस वंश से थे। तो ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, गुप्त वंश, ऑप्शन बी पर कुणाद वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश और ऑप्शन डी दिया गया है नंद वंश। तो दोस्तों जो राजा विक्रमादित्य थे वो गुप्त वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे जो आगे पूछा गया है, भारत के किस शहर में जल भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। दोस्तों एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो उस टाइम में फरवरी 2020 के अंदर एग्जाम हुआ था, तब पूछा गया है कि भारत के किस शहर के अंदर जल भविष्य का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो हुआ था। तो दोस्तों ये जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बेंगलुरु में। जल भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये हुआ दोस्तों बेंगलुरु में। याद रखिए फ्रेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन हो या अब एग्जाम में ना आए। जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो बहुत बार रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों जो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? गांधी सागर बांध बनाया गया है किस नदी पर? चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है जिसने पॉलिटिकल थोड़ी सी भी पढ़ी है। बिल्कुल जो भारतीय संविधान का पहला टॉपिक आता है वो पहली अनुसूची ही है जिसके अंदर भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। और वही जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत का राज्य होगा जिसका वर्णन संविधान की पहली अनुसूची के अंदर किया गया है। तो दोस्तों राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों की जो सूची है वो संविधान की पहली अनुसूची के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत का अटॉर्नी जनरल या फिर महान्यायवादी की नियुक्ति किसके हाथों होती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हरियाणा जीके के स्टार्ट हो गए। पहला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों पानीपत की तीनों ही लड़ाइयाँ इतनी फेमस हैं, हर एग्जाम में एक ना एक तो लड़ाई पूछी ही जाती है। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो हुआ 1761 में। और किस किस के मध्य हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो दोस्तों जो राजा हर्षवर्धन था, आई थिंक इसके अंदर 700 मिस्टेक से लिखा गया है, जो 7वीं सदी में माना जाता है उनको, हाँ दोस्तों उनको 7वीं सदी का राजा माना जाता है। कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो स्थापित की थी वो थानेश्वर में स्थापित की थी। तो दोस्तों महाराजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर में स्थापित की थी। आइए महाराजा हर्षवर्धन से संबंधित कुछ और तथ्य देखते हैं। महाराजा हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। पुष्यभूति उनके पिताजी का नाम था और उन्होंने
पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर राज किया था। और जो उनका शासन काल का समय था वो था 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। और दोस्तों इन्हीं के शासन काल में चीनी यात्री हेन सांग भी भारत आया था और जो 15 वर्षों तक लगभग भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 1 दिसंबर 2019 में हरियाणा के वर्तमान मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय का प्रभार किसके पास था? तो दोस्तों पूछा गया है जो वर्तमान विधानसभा चल रही है, हमारी वर्तमान सरकार चल रही है 1 दिसंबर 2019 में, उसमें हरियाणा सरकार में वित्त मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों इस सरकार के अंदर जो वर्तमान में चल रही है वो हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के पास ही वित्त मंत्रालय है। और पुराने हमारे मंत्री थे वो थे कैप्टन अभिमन्यु जिनके पास वित्त मंत्रालय था, परंतु वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री ने हम जो वित्त मंत्रालय है वो अपने पास ही रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 खाली स्थान पर आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों देखिए इलेक्शन की डेट भी पूछी गई है और ये जो 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे ये हुए थे 21 अक्टूबर 2019 को। कब हुए? इस 21 अक्टूबर 2019 को। तो दोस्तों जब तक नेक्स्ट जो वो इलेक्शन है वो नहीं हो जाते तब तक ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए। जो हरियाणा विधानसभा 2019 के इलेक्शन हुए उनकी डेट थी 21 अक्टूबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों भारत की जो पहली इको फ्रेंडली रैली थी वो हरियाणा के रोहतक जिले में आयोजित की गई थी। कहाँ हुई थी इको फ्रेंडली रैली? हरियाणा के रोहतक जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हरियाणा पुलिस को खालिस्तान द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ था। हरियाणा पुलिस को 2019 में स्मार्ट पुलिस पुरस्कार मिला था और वो दिया गया था भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के द्वारा हरियाणा पुलिस को 2019 का स्मार्ट पुलिस पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, हरियाणा के किस किसान को सिंचाई और ड्रेनेज पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार मिला? तो दोस्तों हरियाणा के जो किसान हैं श्री करणजीत सिंह चड्ढा, उनको सिंचाई और ड्रेनेज का अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार मिला है। किसान का नाम क्या है? श्री करणजीत सिंह चड्ढा। हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में पुरस्कार का नाम पूछ लिया जाए। पुरस्कार का नाम है सिंचाई और ड्रेनेज पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार मिला है। और किसको मिला? श्री करणजीत सिंह चड्ढा को। नेक्स्ट है फ्रेंड, हरियाणा के सीही गांव में किस संत का जन्म हुआ था? तो दोस्तों सीही गांव जो फरीदाबाद जिले में स्थित है संत सूरदास जी से संबंधित है। संत सूरदास जी का जन्म स्थली माना जाता है। और जो हमारा सूर सम्मान है जो साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है वो भी संत सूरदास जी के नाम पर ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? फ्रेंड्स हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है झाड़ू फिरी, और जिसको लिखने वाले कौन हैं? राजा राम शास्त्री। पहला उपन्यास झाड़ू फिरी और जो इसके राइटर हैं जिन्होंने ये लिखा है उनका नाम है राजा राम शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1966 में हरियाणा को एक नए राज्य के रूप में तराशा गया था तब हरियाणा के राज्य कवि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? देखिए दोस्तों कितना घुमाकर पूछा गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में पूछा गया है जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था तब हरियाणा का पहला राज्य कवि कौन था, या फिर हरियाणा का राजकीय कवि जो पहले थे वो कौन थे? तो ये कौन थे फ्रेंड्स? श्री उदय भानु हंस। हरियाणा के पहले राजकीय कवि कौन है? श्री उदय भानु हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से क्या श्री चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया है? हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं श्याम सतसई, ऑप्शन बी तिरिया के मजमूम, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो और ऑप्शन डी सूर सागर। तो दोस्तों ये चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए ये देखते हैं। श्याम सतसई लिखी गई श्याम सुंदर दास के द्वारा, तिरिया के मजमूम लिखी गई अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा, पृथ्वीराज रासो लिखी गई जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है श्री चंद्र बरदाई के द्वारा, और सूर सागर लिखी गई संत सूरदास जी के द्वारा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, श्याम सतसई श्याम सुंदर दास के द्वारा, तिरिया के मजमूम अल्ताफ हुसैन हाली, पृथ्वीराज रासो श्री चंद्र बरदाई और सूर सागर संत सूरदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में प्रभावित नहीं होती है? अर्थात हरियाणा में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए घग्गर, ऑप्शन बी साहिबी, ऑप्शन सी दोहन और ऑप्शन डी व्यास। तो दोस्तों घग्गर, साहिबी और दोहन तो हरियाणा की ही नदियां हैं, लेकिन जो व्यास नदी है वो पंजाब और हिमाचल के अंदर बहती है। और बहुत बार पूछा जाता है कि व्यास नदी की लंबाई कितनी है, इंडिया जीके के अंदर क्वेश्चन आता है। तो जो व्यास नदी है वो पंजाब हिमाचल के अंदर बहते हुए 470 किलोमीटर तक बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए करहो शिखर, ऑप्शन बी पर ग्रहो शिखर, ऑप्शन सी है तोसा शिखर और ऑप्शन डी ट्रासर शिखर। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए करहो शिखर, और जो इसकी करहो की ऊंचाई है वो है 1467 मीटर। कहाँ पर है ये? मोरनी की पहाड़ियों में जो पंचकुला जिले में स्थित है करहो शिखर, और जिसकी ऊंचाई है फ्रेंड्स 1467 मीटर। नेक्स्ट है हमारा, यमुना हरियाणा के किस सीमा के साथ बहती है? दोस्तों पूछा गया है यमुना नदी है वो हरियाणा की किस सीमा पर बहती है? तो दोस्तों यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है, और ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में एक सीमा बनाते हुए बहती है। कौन से उस पे है? पूर्वी सीमा पर है, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जो यमुना नदी है एक सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, सन्निहित सरोवर एक पवित्र जलाशय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों सन्निहित सरोवर आई थिंक हरियाणा के हर बच्चे को ये पता है। सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में स्थित है, और ये कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर स्थित है। और इसी क्वेश्चन को कई बार ऐसे भी पूछा जाता है दोस्तों, भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस सरोवर को माना जाता है? तो दोस्तों भगवान विष्णु का स्थायी निवास भी सन्निहित सरोवर को ही माना जाता है। तो दोस्तों जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं उससे रिलेटेड कंसेप्ट करते रहिए। जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो जो भी टॉपिक आपके सामने आए उसको कंप्लीटली पढ़िए, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके पास राज्य सरकार की कार्यकारी शक्तियां होती हैं? अर्थात पूछा गया दोस्तों जो स्टेट है उसकी जो कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं, कार्यकारी शक्तियां होती हैं, वो किसकी होती हैं? वो राज्य का राज्यपाल होता है। और देश की कार्यकारी शक्ति पूछी जाए तो वो होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल के पास, और देश की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो होती हैं देश के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है, देखिए वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो बच्चों बिल्कुल ध्यान लगाकर पढ़ो, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। वर्तमान में हरियाणा के अंदर फ्रेंड्स 14वीं विधानसभा चल रही है, जिसका इलेक्शन कब हुआ? 21 अक्टूबर 2019 को जिसका इलेक्शन हुआ। देखिए इसी क्वेश्चन में इसकी डेट भी पूछी गई, और ये भी पूछा गया इसी पेपर में कि कौन सी विधानसभा है। तो दोस्तों हरियाणा की जो वर्तमान विधानसभा है वो 14वीं विधानसभा चल रही है। नेक्स्ट पूछा गया है,
हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो दोस्तों सभी को पता है, हरियाणा के पानीपत शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। कौन से को? पानीपत शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ मुख्य रूप से कलेसर वन में पाए जाते हैं? पहले तो आपको पता होना चाहिए कलेसर वन कहाँ है। यमुनानगर जिले में है और इसके अंदर जो मुख्य रूप से पेड़ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं साल के पेड़, पीपल, यूकेलिप्टस अर्थात सफेदा और बाबुल। जो ये पेड़ हैं सूखे एरिया के पेड़ होते हैं, लेकिन यमुनानगर जैसा कि नाम से ही पता है यमुना नदी वहाँ से बहती है और बहुत ही पानी वाला एरिया है, तो वहाँ पर साल के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो हमारा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है और उस मगरमच्छ प्रजनन केंद्र का नाम है भोर ए सैदान। भोर सैदान के नाम से जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 35 तक हरियाणा जीके के क्वेश्चंस थे। अभी आगे कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। एक उपकरण जो कंप्यूटर जनित फाइल में वास्तविक चित्रों या दस्तावेजों को स्थानांतरित करता है उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में भी देखिए फ्रेंड्स, ए डिवाइस दैट ट्रांसफर्स रियल पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स इनटू ए कंप्यूटर जनरेटेड फाइल, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? वो होता है स्कैनर, जो ओरिजिनल भेजता है, ट्रांसफ़र करता है रियल पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स। जो कंप्यूटर जनरेटेड फाइल होती है वो क्या होता है? स्कैनर होता है। ना ही तो माउस भेजता है, ना प्रिंटर भेजता है और ना ही कीबोर्ड भेजता है। स्कैनर है जो रियल पिक्चर और डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? दोस्तों पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या कार्य नहीं करता? तो दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी करता है और फाइल मैनेजमेंट भी करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट वायरस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। अगर वायरस आ जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए बी सी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम हैं, बट जो वायरस मैनेजमेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड, निम्नलिखित उपकरणों में से क्या एक इनपुट के साथ साथ आउटपुट डिवाइस भी है? तो दोस्तों वो पूछा गया है कि आउटपुट भी है और इनपुट डिवाइस भी है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ऑप्शन डी है कीबोर्ड, बट जो टच स्क्रीन है ऑप्शन सी वो है इसका राइट आंसर। टच स्क्रीन दोस्तों इनपुट के साथ साथ आउटपुट उपकरण या डिवाइस भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए अर्थात ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए आपको पहले अपना ईमेल खाता जो खाली स्थान है वो करना होगा। तो पहले हमसे सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, ईमेल खोलने के लिए चाहे वो भेजनी हो या रिसीव करनी हो तो हमें क्या करना पड़ता है? लॉगिन करना होगा, तभी हमारी ईमेल खुलेगी और ईमेल खोलकर ही हम लॉगिन करके ही ईमेल सेंड या रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पेपर के अंदर आगे देखो कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो आगे किसी और क्लास में जब लाइव क्लास होगी तब करवा दिए जाएंगे और रीजनिंग आसान भी आई हुई है और इससे जो आगे के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं। तो आइए करते हैं हम नेक्स्ट पेपर। नेक्स्ट पेपर है फ्रेंड एडवर्टीजमेंट 11/2019 कैटेगरी नंबर 13। पहले वाले पेपर की कैटेगरी थी 14 अर्थात 14, अब है कैटेगरी नंबर 13। लोअर डिविजनल क्लर्क है। फील्ड कैडर के लिए जो पहले वाला था वो अपर डिविजनल क्लर्क का था, अब है लोअर डिविजनल क्लर्क का। और जो दक्षिण हरियाणा और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीन लिए गए थे और ये वाला एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स 29 फरवरी 2020 को। तो आइए करते हैं इसके भी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्टिंग के अंदर हिंदी के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े का पर्यायवाची शब्द लिखिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए मान, ऑप्शन बी वान, ऑप्शन सी चीज और ऑप्शन डी वस्त्र। ये तो बहुत ही आसान है फ्रेंड, आई थिंक हर बच्चे का ठीक ही रहा होगा। कपड़े का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है ऑप्शन डी वस्त्र। अगला प्रश्न है,
गर्व शब्द का अर्थ लिखिए। तो दोस्तों गर्व शब्द का जो अर्थ होता है, ऑप्शन ए गरिमा, ऑप्शन बी अभीस, ऑप्शन सी अभिमान और ऑप्शन डी परिणाम। तो दोस्तों जो गर्व शब्द का अर्थ होता है वो होता है अभिमान करना या गर्व करना। दोनों का ही सिनोनिम वर्ड है, गर्व करना या अभिमान करना। नेक्स्ट है, हर किसी की इच्छा आगे बढ़ने की होती है और इच्छा को डार्क करके रेखांकित किया गया है और इसमें इच्छा का शब्द, जो इच्छा शब्द है उसका अर्थ पूछा गया है। तो ऑप्शन ए चाह, ऑप्शन बी मनोबल, ऑप्शन सी मान और ऑप्शन डी सुख में। तो दोस्तों इच्छा का जो अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन ए चाह, अर्थात हर किसी की चाह होती है वो आगे बढ़ने की होती है, अर्थात हर कोई चाहता है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। आप भी पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे, और नहीं पढ़े तो बहुत पीछे रह जाओगे और आपके फ्रेंड्स जॉब लग जाएंगे और आपसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट है, चतुर शब्द का विलोम शब्द क्या है, अर्थात विपरीतार्थक पूछा गया है। ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन बी मजबूरी, ऑप्शन सी साधारण और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों संपन्न। तो बाकी तो सारे इससे कहीं मिलते ही नहीं हैं। जो चतुर का विलोम शब्द होता है दोस्तों ऑप्शन ए मूर्ख। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, अंत भला सो सब भला, इस मुहावरे का अर्थ समझाइए। अर्थात दोस्तों आपने बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में सुना होगा कि अंत भला तो सब भला। तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट ही बता देती हूँ फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है, अंत ठीक हुआ तो सब ठीक हुआ है, यही इसका राइट आंसर है। अर्थात कोई काम कर रहे हो, पहले उसके अंदर कितनी भी अड़चन आई हो, अगर आप उसका जो वांछित परिणाम चाहते हो वो मिल गया है तो यही कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। तो इसका अर्थ पूछा गया फ्रेंड्स कि अंधा क्या जाने बसंत की बहार। ऑप्शन ए, एक अंधा आदमी कुछ भी नहीं देख सकता, ऑप्शन बी, अंधा आदमी रंग नहीं पहचान सकता है, ऑप्शन सी, एक अंधा आदमी अपने ही मार्ग पर चलता है, और ऑप्शन डी, मन के अंधकार के कारण किसी में अच्छाई ना देख पाना। अर्थात सभी दोस्तों को पता चल ही गया होगा कि अंधा क्या जाने बसंत की बहार का अर्थ है, अगर किसी के मन में अंधकार है तो वो किसी दूसरे की अच्छाई को नहीं देख सकता। अर्थात मन का उजाले से ही बाहर का उजाला होता है, तो जिसके मन में ही अंधकार है उसके लिए बसंत आने का कोई मतलब नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है, मन के अंधकार के कारण किसी में अच्छाई देख ना पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बेटियां का एक वचन है। तो दोस्तों बेटियां का जो एक वचन है वो है बेटी। बेटी जो ऑप्शन बी है वो होगा बेटियां का एक वचन। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, घोड़ा का बहुवचन है। तो दोस्तों घोड़ा का बहुवचन क्या होगा, घोड़े। ऑप्शन ए राइट आंसर, घोड़ा का बहुवचन है घोड़े। 9th क्वेश्चन है, रोटी के लिए हर कोई काम करता है, और रोटी को रेखांकित किया गया, अर्थात रोटी का मतलब क्या है, इसका बहुवचन पूछा गया है रोटी का। तो रोटी का बहुवचन क्या होगा, रोटियां। ऑप्शन सी, रोटी का बहुवचन रोटियां। नेक्स्ट है, नदी के तट पर कई गांव बसते हैं, तो नदी का बहुवचन बताइए। तो दोस्तों नदी का बहुवचन होगा नदियाँ। ऑप्शन डी, नदी का बहुवचन ऑप्शन डी नदियाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पेपर के अंदर पहले वाले में सिर्फ 5% थे हिंदी के, अब वाले में 10% तो सिर्फ हिंदी के आ गए, और दोनों ही कलरक लेवल के ही पेपर थे। तो दोस्तों ये HSSC है, इसका कुछ नहीं कह सकते। आप अपनी तैयारी हर सब्जेक्ट पर कंप्लीट ध्यान दीजिए। ये मत सोचना कि मैंने सिर्फ हरियाणा जी के पढ़ ली तो दूसरा नहीं पढ़ना। पता नहीं किस सब्जेक्ट से आपकी किस्मत चमक जाए, तो आपको हर सब्जेक्ट को बराबर तवज्जो देनी है। हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़ना, हरियाणा जी के भी पढ़ना। जितना हो सके हर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट है कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेटजी।
तो दोस्तों स्ट्रेटजी वर्ड आई थिंक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज का वर्ड है। स्ट्रेटजी पूछा जाता है कि आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। जैसे अभी आप अपने आप से पूछो कि आपकी जॉब लगने की स्ट्रेटजी क्या है। जब तक लाइफ में कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी, कोई प्लानिंग नहीं होगी, सक्सेस बहुत मुश्किल हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ उठ कर एग्ज़ाम देकर आना है, फॉर्म भर दिया और बस एग्ज़ाम देकर आओगे। तो दोस्तों बिना प्रिपरेशन के, बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रेटजी के एग्ज़ाम क्लियर होना बहुत मुश्किल होता है। तो जो स्ट्रेटजी वर्ड है उसका जो वर्ड मीनिंग है वो है ए प्लान, अर्थात किसी चीज़ की प्लानिंग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट वर्ड दिया गया है और उसका मीनिंग पूछा गया है। असेसमेंट होता है दोस्तों टेस्ट देना। जैसा कि कंप्लीट सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। टू गेट इनटू ए यूनिवर्सिटी वी हैड टू टेक एन असेसमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अर्थात यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको एक असेसमेंट या टेस्ट देना पड़ता है और ऑप्शन ए है इसका आंसर, टेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड, एंटोनियम ऑफ इन्फीरियर। इन्फीरियर वर्ड आई थिंक सभी ने सुनाया होगा। इन्फीरियर का मतलब होता है कोई जो घटिया सामान होता है उसको हम कहते हैं इन्फीरियर या लो क्वालिटी प्रोडक्ट। और जो इसका एंटोनियम अर्थात विपरीतार्थक पूछा गया फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी, सुपीरियर। जैसे कि देख के ही पता चल जाता है एंटोनियम और इन्फीरियर का जो एंटोनियम होगा वो होगा सुपीरियर, होता है सबसे बढ़िया, और इन्फीरियर होता है जो होता है सबसे घटिया। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड, जेनरस वर्ड दिया गया है और उसका एंटोनियम पूछा गया है। कंप्लीट सेंटेंस पढ़ने की तो देखिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो जेनरस वर्ड होता है फ्रेंड्स वो उदार होता है। फिर भी देखिए आपको सेंटेंस पढ़ के शायद समझ आ जाए। सम ऑफ द बिजनेसमैन लीडर्स आर वेरी जेनरस एंड कंट्रीब्यूट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। देखिए इसमें बोला गया है कि जो कुछ बिजनेसमैन या लीडर्स होते हैं वो बहुत ही उदार होते हैं और समाज की लड़ाई के अंदर अपना योगदान देते हैं। तो इसका एंटोनियम पूछा गया फ्रेंड्स और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस, जो कोई भी पैसा ना निकाले, जो कहीं पर दान धर्म ना करें। जेनरस होते हैं जो उदार, जो हर जगह कंट्रीब्यूट करते हैं, दान धर्म करते हैं, और स्टिंगी होते हैं वो होता है कंजूस। नेक्स्ट है, व्हेन यू कम अक्रॉस समवन इंटरेस्टिंग यू मे फॉल इन खालिस्तान। इसके अंदर बोला गया फ्रेंड्स, अगर आपको किसी की सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगने लगे, पसंद आने लगे, आगे कोमा लगाकर बोला गया है यू मे फॉल इन, अर्थात पसंद आ रही हैं देखिए, तो उसका मतलब है कि आप लव के अंदर पढ़ सकते हैं। ऑप्शन डी, यू मे फॉल इन लव। अगर आपकी को किसी की सारी आदतें सब कुछ अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ प्यार में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, जो लकोक्ति दी गई है, फ्रेज दिया गया मुहावरा, बीटिंग अराउंड द बस, और बस अर्थ होता है अर्थात फ्रेंड झाड़ी, अर्थात झाड़ी के आसपास ढोल पीटना या शोर शराबा करना। तो इसका मतलब फ्रेंड्स राइट टारगेट पर काम ना करके उसके आसपास घूमते रहना। जैसे कि एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे नहीं, इधर उधर कुछ ना कुछ टाइम पास करते रहेंगे, तो उनकी कंडीशन वही होती है, बीटिंग अराउंड द बस। अगर उनको राइट टारगेट पर जाना है तो उनको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, टू स्पीक इन ए राउंड अबाउट इनडायरेक्ट वे, अर्थात जो आप काम कर रहे हो वो इनडायरेक्ट वे में किसी को कुछ बोल जाना, अर्थात डायरेक्टली कोई काम ना करना, इधर उधर घुमा फिरा कर बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंग्लिश का फ्रेंड, करेक्ट सेंटेंस पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया, लकीली ओनली ए पर्सन वाज इंजर्ड, जो राइट नहीं है। ऑप्शन बी, लकीली वन पर्सन वाज इंजर्ड, जो भी राइट नहीं है। ऑप्शन सी है, लकीली ओनली वन पर्सन वाज
इंजर्ड, जो राइट आंसर है। और ऑप्शन डी दिया गया फ्रेंड्स, लकीली ओनली ए पर्सन वाज इंजर्ड, जो राइट आंसर नहीं है। तो राइट सेंटेंस है फ्रेंड्स इसके अंदर से, लकीली ओनली वन पर्सन वाज इंजर्ड। नेक्स्ट दिया गया है, इसके अंदर भी करेक्ट सेंटेंस पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है, इट्स टेक्स मी अबाउट ए आवर टू गेट टू वर्क, जो ग्रामेटिकली मिस्टेक है फ्रेंड। नेक्स्ट है, इट टेक्स मी अबाउट एन आवर टू गेट टू वर्क, जो राइट है। ऑप्शन सी भी गलत दिया गया फ्रेंड, इट टेक्स मी अबाउट ए आवर टू गो टू वर्क नहीं आएगा, यहाँ पर टू लगा दिया, गोइंग टू वर्क नहीं होता है कभी भी। इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क, एन आवर ये भी ग्रामेटिकली मिस्टेक है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो एरर पूछा गया फ्रेंड्स। इन द ओल्ड डेज मैनी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसके अंदर जो राइट आंसर है वो है इन द ओल्ड डेज, पुराने समय में, मैनी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। ऑप्शन डी में डज लगा दिया गया, ऑप्शन बी के अंदर गो टू ए स्कूल कर दिया गया, और ऑप्शन ए के अंदर है चिल्ड्रन के साथ एस लगा दिया गया, जो ग्रामेटिकली मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 20, द पुलिस खालिस्तान पीपल इन द नाइबरहुड सिंस लास्ट वीक। दोस्तों देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लास्ट पेपर में भी बताया था कि जहाँ पर टाइम की बात कर दी गई हो, सिंस और फॉर का यूज कर दिया गया हो, तो वहाँ पर कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन डी है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन द पुलिस है तो उसके साथ हैव का यूज ना होकर हैज होगा, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड, द पुलिस हैज बीन इंटेरोगेटिंग पीपल इन द नाइबरहुड सिंस लास्ट वीक। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, आगे के जो क्वेश्चन है कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नई वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।